हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं फ्रेंड्स। देखिए, विश्व का भूगोल यानी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विश्व के भूगोल की। और इस विश्व के भूगोल में आज हम बात करने वाले हैं सौर मंडल की। याद रखिएगा, सोलर सिस्टम की बात करने वाले हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम से आपके एग्जाम में कई टाइप के प्रश्न बनते हैं। और इस वीडियो में याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे पहले, फिर इसके बाद लगभग 50 MCQs को भी हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और हाल फिलहाल में जो आपका BPSC TRE 4 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो एक काफ़ी अति महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए लगभग 50, याद रखिएगा 50+ MCQs को भी सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि आखिर सौर मंडल कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और क्षुद्र ग्रह के समूह को ही क्या कहा जाता है, तो सौर मंडल कहा जाता है। तो आपको पता चल गया कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो एक बार और ध्यान से सुनिएगा कि सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों को जो समूह होता है उसी को सौर मंडल कहा जाता है। और इस सौर मंडल में याद रखिएगा कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। अच्छा, इसके पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, वर्ष 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, तो वर्ष 2000 पहले से ग्रहों की संख्या जो 2006 से पहले थी वो 9 थी। लेकिन अब जो ग्रहों की संख्या कितनी है, तो वो 8 है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जबकि जो प्लूटो था फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्लूटो को वर्ष 2006 के बाद इसको उठा करके 52वें ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इन 8 ग्रहों को आप कैसे याद करेंगे। देखिए, आप जानते हैं ना, जो 7 डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं, इन 7 डेज में आप एक सोमवार को हटा दीजिए। 7 डेज में आप सोमवार को हटा दीजिए और एक रविवार को हटा दीजिए। ठीक है ना, सोमवार और रविवार को हटाने के बाद जो 5 दिन बचते हैं, उन पाँचों के नाम से आप 5 ग्रहों को याद कर सकते हैं। एक तो आपका जैसे हो जाएगा बुध हो गया, ठीक है, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया। ठीक है ना, तो इन 7 दिनों में से जो सोमवार और रविवार को हटाएंगे तो जो 5 दिन बचते हैं, बुधवार, शुक्रवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, इससे 5 आपको याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद जिस आप ग्रह पे रहते हो, यानी जिस ग्रह पे रहते हो उसका नाम पृथ्वी, आप तो भूलेगा ही नहीं, तो 5 1 6 हो गए। और एक आपको याद रख लेना है अरुण, और दूसरा याद रख लेना है वरुण। तो ये आप 8 ग्रहों को इस तरह से याद कर सकते हैं कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब याद रखिएगा, जो शुरू के 4 ग्रह हैं, जो शुरू के 4 ग्रह हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन ग्रहों को याद रखिएगा, इन ग्रहों को ठोस ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठोस ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना, और जबकि इसके बाद इसको ठोस ग्रह के अलावा याद रखिएगा, इनको कौन सा ग्रह, ठोस ग्रह, और इनको आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा, जो शुरू के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, इन 4 ग्रहों को ठोस ग्रह और आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। जबकि इन जो बाहर के 4 ग्रह हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद के जो 4 ग्रह हैं, इनको याद रखिएगा, इनको जो है ना गैसीय ग्रह, कौन सा ग्रह, गैसीय ग्रह या वाह्य ग्रह के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 8। और एक चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है कि जो इसमें से 2 ग्रह, ये जो आपका बुध है, याद रखिएगा, एक बुध ग्रह और दूसरा जो है शुक्र ग्रह, ये 2 ग्रह जो है ना, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इन 2 ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। जबकि शुक्र, याद रखिएगा, जबकि शुक्र और वरुण, इन 2 ग्रहों को आपको याद रखना है। एक ग्रह आपको याद रखना है शुक्र को, ठीक है ना, एक ग्रह आपको शुक्र याद रखना है, दूसरा ग्रह याद रखना अरुण। तो शुक्र और अरुण, ये 2 ऐसे ग्रह हैं ना, वो जो है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, कैसे चक्कर लगाते हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, बकिया जो ग्रह है ना फ्रेंड्स, वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से इन ग्रहों पर सूर्योदय पूर्व में होता है। लेकिन 2 ग्रह, एक आपका शुक्र ग्रह और एक आपका अरुण ग्रह, ये जो 2 ग्रह है ना फ्रेंड्स, ये जो चक्कर लगाते हैं, ये लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, जिनकी वजह से इन ग्रहों पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम की ओर होता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं सौर मंडल से ये जो टॉपिक है आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल की बात करते हैं।
देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो सौर प्रणाली की खोज अगर आपसे पूछेगा तो बताएंगे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही सौर प्रणाली की खोज किया था। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर महोदय ने ग्रहों के गति का नियम दिया था, जबकि सौर प्रणाली का खोज किया था कोपरनिकस ने। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं सूर्य की। देखिए, सूर्य जो है ना फ्रेंड्स, इस ग्रहों का मुखिया कहा जाता है, सभी ग्रहों का मुखिया सूर्य कहा जाता है। और सूर्य जो है ना, ये ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। तो याद रखिएगा, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट एक तारा है, ठीक है ना। सूर्य एक गैसीय गोला है। हाइड्रोजन जिस पर 71% पाया जाता है, हीलियम की मात्रा 26.5% है तथा अन्य तत्वों की मात्रा 2.5% है सूर्य के अंदर। तो आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है कितना परसेंट? तो 71% पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है, 26.5% हीलियम पाया जाता है। जबकि अदर की बात करें तो अदर जो पाए जाते हैं तत्व वो 2.5% पाए जाते हैं सूर्य पर। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। साथ ही साथ याद रखिएगा, जो केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिल करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। यानी इसके केंद्र पे जो हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। केंद्र नाभिकीय संलयन क्रिया पर कार्य करता है, जो कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य जो है ना, सूर्य में ऊर्जा जो है वो किस पर कार्य करता है? तो आपको बताना है नाभिकीय संलयन। किस पर? नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है सूर्य में ऊर्जा, ठीक है ना। तो नाभिकीय संलयन पर सूर्य कार्य करता है। तो ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी दे देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और कहीं कहीं 8.3 मिनट भी दे देता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, या कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड दे देता है, या कहीं कहीं 8.3 मिनट दे देता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। जबकि सूर्य में जो काला धब्बा है, जिसे कोरोना या किरीट के नाम से जाना जाता है, वह ऐसा स्थान होता है जहां से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है। तो प्रश्न पूछेगा कि सूर्य का कौन सा स्थान जहां से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है? तो वो सूर्य पे स्थित काला धब्बा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोरोना या किरीट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। या सौर कलंक भी उसे कहा जाता है, ठीक है। वहीं सूर्य के केंद्र के तापमान की बात करें, टेम्परेचर कितना होता है? तो लगभग याद रखिएगा 15 लाख जो या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका केंद्र का तापमान होता है। जबकि इसके सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही साथ अगर बात करें जो कोरोना या किरीट है, या फिर जहाँ सौर कलंक है यानी कि धब्बे हैं, उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। तो ये तीनों पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अब पहले ग्रह की, जिसका नाम है बुध। देखिए, पहले ग्रह बुध की बात करें तो जो बुध है ना, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो वो बुध है। जबकि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है, ठीक है ना, जो सूर्य के सबसे निकट स्थित है। इस ग्रह पर दिन अधिक गर्म होता है और रातें अधिक बर्फीली होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे सर्वाधिक तापांतर वाला जो ग्रह है वह है फ्रेंड्स बुध। जबकि सर्वाधिक ताप वाला ग्रह पूछेगा तब तो आप शुक्र बताएंगे, लेकिन सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह पूछेगा तो आप कौन सा बताएंगे? तो उसको बुध को आपको बताना है, ठीक है ना। बुध जो सूर्य के सबसे करीब होने की वजह से सबसे तीव्र परिक्रमा करता है और 88 दिनों में अपनी परिक्रमा को पूरा कर लेता है, ठीक है ना। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। यानी बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता, एक तो आपका बुध है और दूसरा शुक्र। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी अपना उपग्रह नहीं होता है, ठीक है ना। बुध कितने दिनों में परिक्रमा पूरा करता है? तो 88 दिन में। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। तो ये भी आपको याद रखना है। बुध को मरकरी कहा जाता है, मर्क्यूरी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपको बुध न दे करके मर्क्यूरी दे देता है, वीनस दे देता है, ऐसे आपका एग्जाम में देता है। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए, दिन का तापमान अगर बुध की बात करें तो लगभग 420 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान पहुंच जाता है। जबकि रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है रात का तापमान। तो इस प्रकार लगभग 600 डिग्री टेम्परेचर का तापांतर पाया जाता है बुध के ऊपर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको ग्रह समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले ग्रह की बात करें तो शुक्र को अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है। वीनस की बात करें तो यह पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। ये भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो है वीनस यानी शुक्र है। पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, तो वो शुक्र ही है। याद रखिएगा, शुक्र पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी पाई जाती है, तो 97% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है इसकी सतह पर। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा गर्म होता है शुक्र, और सबसे चमकीला ग्रह भी कौन है, तो शुक्र है। शुक्र जो है अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करता है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि एक आपका शुक्र और दूसरा जो है अरुण। शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा जो है ना वो पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। इसकी वजह से इन दोनों ग्रहों पर, याद रखिएगा, इसकी वजह से इन दोनों ग्रहों पर जो सूर्योदय होता है वो किधर होता है, तो वो पश्चिम में होता है। किधर होता है, पश्चिम में होता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ, जबकि सूर्यास्त कहाँ होता है, तो पूर्व की तरफ होता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसलिए इन ग्रहों को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, यानी सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से जाना जाता है शुक्र को। आकार घनत्व में पृथ्वी की यह समान ग्रह है। साथ ही साथ इसे कई नामों से भी जाना जाता है। तो शुक्र को अर्थ ट्विन यानी पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, या पृथ्वी की भगनी, या अर्थ सिस्टर यानी पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है शुक्र को। यह इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% लगभग नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यहाँ आप 95% कर लीजिए। 95% क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ना यह सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। 2 पॉइंट आपको याद रखना, कंफ्यूज मत होइएगा। पहली चीज़ कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह पूछेगा तो क्या बताएंगे कि बुध है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तब आप वहाँ पे शुक्र आंसर करेंगे, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है पृथ्वी। अगला आपको ग्रह पर पृथ्वी यानी अर्थ। देखिए, अगर अर्थ की बात करें तो यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, ठीक है ना। तो सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग कितने का अंतर होता है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। ये भी आपको याद। पृथ्वी का जो विषुवत व्यास होता है, विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये भी आपको याद रखना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है। और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। यानी पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल, याद रखिएगा परिभ्रमण काल, ठीक है ना। एक परिभ्रमण होता है, एक होता है परिक्रमण। तो परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर क्या होता है? परिभ्रमण का मतलब होता है ना कि जो अपने केंद्र के चारों ओर घूमे। यानी जैसे लट्टू होता है, तो लट्टू एक जगह के बाद अपने ही घूमता रहता है, तो लट्टू की गति क्या कहलाती है, तो परिभ्रमण गति कहलाती है। और जबकि जो घड़ी की सुई है ना वो चारों तरफ घूमती है। तो घड़ी की सुई जो गति करती है, चारों तरफ घूमती है, उसको परिक्रमण कहा जाता है, या फिर परिभ्रमण इसको भी कहा जाएगा। याद रखिएगा, परिक्रमण का मतलब होता है कि जो चारों ओर गति करे, ऐसे जो चारों ओर गति करेगा उसको परिक्रमण गति कहा जाता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी जो है का परिभ्रमण काल कितना है, तो वो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड जो है इसका परिभ्रमण काल है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी पृथ्वी पर लगभग 71% जल पाया जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देती है, नीला दिखाई देती है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है ना। जबकि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है, जिसे लगभग 365 दिन 6 घंटा भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये परिक्रमण काल है। याद रखिएगा, पृथ्वी का परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल अलग अलग होता है। तो परिभ्रमण काल कहेगा तो कितना मैंने बताया था, 27 घंटा, याद रखिएगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। जबकि परिक्रमण काल पूछेगा तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड इसका परिक्रमण काल होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यह ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पृथ्वी जो 23.5 अंश अपने स्थान पर झुकी है ना, ये ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो ये भी आपको याद रखना है।
वहीं अगर बात करें तो सबसे अधिक चमकीला तारा की बात करें तो जो साइरस है, जिसे डार्क स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ये पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है। और अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो याद रखिएगा सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी जो है वो क्या है, 5.21 करोड़ किलोमीटर। और ये अधिकतम दूरी पर सूर्य से पृथ्वी कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। ठीक है ना। और 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस घटना को अपसौर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है, अपसौर के नाम से जाना जाता है। जबकि सूर्य की जो न्यूनतम दूरी होती है पृथ्वी से वो होती है कितनी, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर न्यूनतम दूरी होती है। जो कि यह घटना कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। और इस 3 जनवरी को जब सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है तो इस घटना को उपसौर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। जबकि पृथ्वी की औसत दूरी की बात करें तो पृथ्वी की जो औसत दूरी होती है ना फ्रेंड्स, वो होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय एकक, जो कि कितनी होती है, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। अगर मंगल ग्रह की बात करें फ्रेंड्स तो मंगल को अंग्रेजी में मार्स कहा जाता है और इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। लाल ग्रह क्यों होता है, क्योंकि मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है और आयरन ऑक्साइड के कारण ही मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। ठीक है। याद रखिए पृथ्वी के समान यह अपनी अक्ष पर लगभग 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। और यह पृथ्वी के समान 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है मंगल ग्रह। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसे नाइट्रोजन एवं आर्गन जैसी गैसें पाई जाती है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक आपका फिबोस है और दूसरा है डीमोस। फिबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह। देखिए मैंने बताया पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा था, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा था। जबकि मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक आपका फिबोस है और एक डीमोस है। और इसमें से जो डीमोस है ना फ्रेंड्स, ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वो है डीमोस। जबकि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड। याद रहेगा बृहस्पति का उपग्रह जो गैनीमेड है ना, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जबकि पृथ्वी का सबसे छोटा सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस है। और यह किसका उपग्रह है, तो ये मंगल का उपग्रह है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो ओलंपस मेसी है। याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी जो है ना, ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये दोनों के दोनों जो है ना, ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचाई पर हैं। ये कहाँ स्थित हैं, तो वो स्थित है मंगल ग्रह पर। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बात कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओलंपस मेसी है। कहाँ स्थित है, तो मंगल ग्रह पर स्थित है। जबकि सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया, ये भी कहाँ स्थित है, ये स्थित है मंगल ग्रह पर, जो कि माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी पर स्थित माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रह आपका आ जाता है बृहस्पति, यानी अंग्रेजी में इसको जुपिटर कहा जाता है। देखिए इंग्लिश को भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अगर जुपिटर की बात करें तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। जबकि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। ठीक है ना, जिसे जुपिटर कहा जाता है। याद रखिएगा यह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है और इसके उपग्रह ठोस पिंड है। इसके उपग्रह क्या है, ठोस पिंड है। तो ये भी आपको याद रखना है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक, इनमें से गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बृहस्पति में उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन हाल की खोज के अनुसार शनि, याद रखिएगा शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, लगभग 89 उपग्रह की खोज हुई है। तो शनि में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, ये भी आपको याद रखना है। जबकि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है, तो वो है बृहस्पति ग्रह का, जिसका नाम है गैनीमेड। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड की बात करें तो 10 घंटे है। इसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। देखिए इसका परिभ्रमण काल की बात करें तो परिभ्रमण जो काल है ना, वो सबसे कम है, महज 10 घंटा है। जबकि परिक्रमण काल कितना है, तो 12 वर्ष है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि सूर्य से जो ग्रह जितनी दूरी पर बढ़ता चला जाएगा ना, उसका परिक्रमण काल अधिक होता चला जाएगा।
और दूरी के क्रम में बात करें तो सूर्य से दूरी के क्रम में यह जो है ये 5वां ग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका मंगल है और मंगल और बृहस्पति के बीच ये जो बेल्ट होता है ना, इसको एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें छोटे छोटे ग्रह, छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे उल्का हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो एस्टेरॉयड कहा जाता है, यानी क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जैसे कि सीरस है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं शनि की। शनि को इंग्लिश में कहा जाता है सैटर्न। याद रखिएगा यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है बृहस्पति। आकार में पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शनि है। इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर आकाश यानी प्रकाश की कुंडली है, जिसे वलय कहा जाता है, यानी छल्ले पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या कितनी है, तो 7 है। और इस ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो गैलीलियो के द्वारा। याद रखिएगा शनि ग्रह की खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें वलयों की संख्या यानी छल्लों की संख्या कितनी है, तो 7 है। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है, जबकि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है, ये भी आपको याद रखना है। इस ग्रह का घनत्व तो जल से भी कम होता है, यानी कहा जा सकता है कि ये जल में अगर इसको रखा जाएगा तो यह ग्रह जो होता है ये तैरने लगेगा, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रह है अरुण या यूरेनस। अरुण को यूरेनस कहा जाता है। तो जो यूरेनस होता है, जो अरुण है ना फ्रेंड्स, यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका कौन सा है, तो यह है शनि, जबकि तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो अरुण है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसका जो परिभ्रमण है ना वह शुक्र के भांति है, यानी ये परिभ्रमण शुक्र के भांति, यानी कहने का मतलब है ना कि जो शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं ना जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं, ठीक है ना। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करते हैं, जिसके कारण इन दोनों पर सूर्योदय जो है पश्चिम में होता है, ठीक है ना। बकिया जो ग्रह होते हैं ना फ्रेंड्स, ये सारे के सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से इन पर सूर्योदय पूर्व में होता है, ठीक है। साथ ही साथ अपनी धुरी पर सूर्य की ओर ये इतना झुका हुआ है ना, जिसकी वजह से इनको लेटा हुआ ग्रह या लेटिया ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अरुण में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो मीथेन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आपका वरुण ग्रह, जिसे अंग्रेजी में नेपच्यून कहा जाता है। यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। तो दूरी के क्रम में सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वरुण ग्रह है। और यह किस का रंग का है, तो यह हरे रंग का स्थित है, ठीक है ना। मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह जो है ना, ये इसका प्रकाश जो होता है वो हरे रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस ग्रह का जो प्रकाश है वो हरा होता है, तो वो है वरुण ग्रह है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ये थ्योरी का सेक्शन आप अच्छी तरह से पकड़ पाए होंगे जो सौरमंडल से रिलेटेड था, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं सूर्य ग्रहण की बात करूं तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो जब सूर्य, याद रखिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य के प्रकाश पर अवरोध उत्पन्न होता है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है ना वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, जिसकी इस घटना को क्या कहा जाता है, तो सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो चंद्र ग्रहण का मतलब होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है चंद्र ग्रहण। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता है और रिफ्लेक्ट होकर ये प्रकाश जो है पृथ्वी पर भी नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से इस घटना को क्या कहा जाता है, तो चंद्र ग्रहण की घटना कहा जाता है। देखिए सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, तो ये पूर्णिमा के समय होती है। कब होती है, पूर्णिमा के समय सूर्य ग्रहण होता है, जबकि अमावस्या को चंद्र ग्रहण लगता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अब क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया था। देखिए मैंने आपसे बताया था फ्रेंड कि सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने किया था, ठीक है ना, जबकि केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, यानी किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उपग्रह कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि फ्रेंड्स 2006 से पहले सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी, तो 9 थी, जबकि 2006 के बाद प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा करके जो है 52वें ग्रह में डाल दिया गया। तो अब ग्रहों की संख्या कितनी हो गई, तो 8 हो गई, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की बात करें तो याद रखिएगा कुल 89 तारामंडल है। कितने तारामंडल फ्रेंड्स, 89 तारामंडल हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। देखिए मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो खगोलीय दूरी है उसी को क्या कहा जाता है, तो खगोलीय एकक कहा जाता है। और इस औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच कितनी है, तो लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अच्छा इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही होगा ना, सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो याद रखिएगा धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, जिसे कोरोना या क्रीड कहा जाता है या सौर कलंक के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आपको याद रखना है, जो सूर्य पर काला धब्बा पाया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, कितना परसेंट, तो लगभग 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। जबकि दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है 26.5%, और जबकि अन्य अदर की बात करें तो अन्य तत्व पाए जाते हैं 2.5%। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो याद रखिएगा चंद्रमा उपग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, जबकि सूर्य जो है ना ये तारा है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो अभी मैंने बताया, तो पहले सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर हीलियम पाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कुल 8 मिनट, याद रखिएगा 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है ना, 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है, जबकि कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकेंड दिखा देता है। ठीक है ना, और 8.3 मिनट कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे पास अगर ग्रह की बात करें फ्रेंड्स तो याद रखिएगा वो है बुध। सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध, और बुध को याद रखिएगा तापांतर वाला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिन में सबसे ज़्यादा गर्म होता है, लगभग 420 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, और रात में सबसे बर्फीला होता है, यानी 180 डिग्री -180 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो इस तरह सबसे तापांतर वाला ग्रह बन जाता है बुध। ठीक है ना, जबकि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है, तो वो है फ्रेंड्स बुध। बुध जो है ना सूर्य की परिक्रमा महज 88 दिनों में पूरा कर लेता है। और बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो देखिए किन ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, तो मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स कि बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो मैंने बताया सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह। किसको संज्ञा दिया गया है, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की जुड़वा बहन, किसको कहा गया है, तो वो कहा गया फ्रेंड्स शुक्र को। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो बुध जो ग्रह है ना और सूर्य का समय सबसे कम समय में लगाता है, यानी महज 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है बुध ग्रह। और सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो सबसे दूर ग्रह है वो सबसे ज़्यादा समय लेता है परिक्रमा करने में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो सौरमंडल का याद रखिएगा जो वीनस है यानी शुक्र ग्रह है ना, ये लगभग जो पृथ्वी इतना बड़ा है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है। तो मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स कि पृथ्वी पर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, और अंतरिक्ष से यह कैसा नजर आता है, तो नीला नजर आता है। नीला नजर आने की वजह से इसको ब्लू प्लेनेट की संज्ञा दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह की बात करेंगे तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो कौन सा ग्रह होगा, वो होगा बुध। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा गति से अपने अक्ष पर घूमने वाले ग्रह की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा बृहस्पति, जो कि महज 10 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाता है। ठीक है ना, यानी परिभ्रमण काल सबसे कम किसका है, तो वो है बृहस्पति का। अगला प्रश्न है पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किन किन ग्रहों के बीच में स्थित है। तो याद रखिएगा जो पृथ्वी है ना फ्रेंड्स, वो स्थित है आपका, ठीक है ना, कहाँ कहाँ स्थित है, तो ये शुक्र और मंगल के बीच स्थित है पृथ्वी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। कब होती है, 3 जनवरी को, ठीक है ना। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर जो है इसकी न्यूनतम दूरी है। और 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी पर सूर्य जो है सूर्य से करीब पृथ्वी आ जाती है, जिस घटना को उपसौर के नाम से जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कब होती है। तो वो होती है 4 जुलाई को। कब होती है फ्रेंड्स, 4 जुलाई को होती है। और अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी। आज जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर होती है तो इस घटना को अपसौर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो मैंने आपसे बताया कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है जो है शुक्र है, क्योंकि इस पर लगभग 95% क्या पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना गैस, वो तापांतर के लिए उत्तरदायी गैस है ना, ताप के लिए, ताप बढ़ाने के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, यानी पृथ्वी का परिभ्रमण काल पूछ रहा है। तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। कितना है फ्रेंड्स, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दिन रात किसकी वजह से होता है, तो परिभ्रमण गति के कारण। परिभ्रमण गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात की घटना घटित होती है, जबकि परिक्रमण गति के कारण, याद रखिएगा, परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो वो है फ्रेंड्स शनि। कौन है, शनि। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके ज्ञात तथ्यों के आधार पर 89 उपग्रह हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में किस तरह से गति करता है। तो पृथ्वी अपनी कक्षा में, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्योदय कहाँ होता है, तो पूर्व की दिशा में होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सूर्य का सबसे बड़ा उपग्रह अगर बात करें तो वो है फ्रेंड्स गैनीमेड, सौरमंडल का ना, सूर्य का नहीं बल्कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड है, जो कि किसका उपग्रह है, ये है फ्रेंड्स बृहस्पति का। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है गैनीमेड। जबकि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है फ्रेंड्स डिमोस। कौन सा है, डिमोस, जो कि याद रखिएगा वो किसका डिमोस उपग्रह है, तो ये डिमोस जो है ये याद रखिएगा मंगल का उपग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो कौन सा ग्रह है सर्वाधिक निकट, तो वो है शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह शुक्र है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। मैंने आपको पहले ही थ्योरी में बता चुका हूं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका जो बृहस्पति है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शनि है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है, ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं, तो वो शनि ग्रह है जिस पर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं, जिस पे वलयों की संख्या कितनी है, तो 7 है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। तो पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का लगभग 59% है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि हम पृथ्वी पर से चंद्रमा का महज 59% भाग ही देख पाते हैं। यानी कुल जो है सतह का केवल 59% भाग ही यहाँ से दिखाई देता है, यानी पृथ्वी पर से। अगला प्रश्न है कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एस्टेरॉइड कहा जाता है।
सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सर्वप्रथम खोजा गया जो क्षुद्र ग्रह है फ्रेंड्स, यानी एस्टेरॉइड है, वो कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स सीरस। याद रखिएगा, सीरस जो है ये पहली बार खोजा गया क्षुद्र ग्रह था। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल की बात करें तो याद रखिएगा, ये जो है ना कौन सा हो जाएगा? तो ये याद हो जाएगा आपका, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट आती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकट आती है ना, तो इसका परिभ्रमण चाल जो है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है दिन व रात होने के क्या कारण है? तो दिन और रात होने के कारण है, याद रखिएगा, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो मैंने बताया दिन और रात की घटना किसकी वजह से होती है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, जबकि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है वो ऋतु परिवर्तन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओ सॉरी, ये परिभ्रमण एक गलत हो गया ना, एक मिनट, ये गलत हो गया। परिभ्रमण, देखिए सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण नहीं होता, बल्कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन, यानी घूर्णन मतलब परिभ्रमण। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है यानी परिभ्रमण करती है, तो इसी के कारण दिन और रात होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि को मापा था इरेटोस्थनीज ने। किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों के घटते क्रम में जमाइए। तो सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों के घटते क्रम की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा जो है वो होता है बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे पर यूरेनस और चौथे पर जो है वो है नेपच्यून ना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा पृथ्वी का? वो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि है, तीसरे पर यूरेनस, चौथे पर नेपच्यून है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है फ्रेंड्स अंडाकार। कैसा है? अंडाकार है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो वो किसने सिद्ध किया था? तो वो सिद्ध किया था, याद रखिएगा, केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि के सूर्य के अगर अर्थ की बात करें तो वो है फ्रेंड्स, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर देर तक चमकना ही मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपरनोवा क्या है? तो यह एक विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा क्या है? तो विस्फोटी तारा है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के गिर्द परिक्रमा में सबसे अधिकतम समय लेने वाला जो ग्रह है फ्रेंड्स, वो है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। कितने वर्ष लेता है? 12 वर्ष का समय लेता है। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शनि ग्रह, याद रखिएगा, शनि ग्रह है। शनि ग्रह कैसा ग्रह है फ्रेंड्स? तो प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, या जुपिटर से गर्म है। तो जो शनि ग्रह होता है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, शनि ग्रह जो है ये जो है नेपच्यून से गर्म ग्रह है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आकाश का सबसे चमकदार तारा क्या है? तो आकाश का सबसे चमकदार तारे की बात करें तो वो है फ्रेंड्स कौन सा? तो सीरियस। कौन है? सीरियस है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे कौन से हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है ना फ्रेंड्स, वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो छोटा सा टॉपिक है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट साथ ही साथ आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाकर का ऑल जरूर करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। साथ ही साथ अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।